के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की मौजूदगी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित चिंतन शिविर में हिस्सा लिया। बता दें, इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हमारी राज्य सरकार अपने हर फैसले के जरिए जमीनी स्तर पर सामाजिक न्याय को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। युवा और विकास कबड्डी चैंपियनशिप के समापन समारोह में मंच पर आसीन कबड्डी संघ के श्री मोहन जोशी, महेश जोशी जी, श्री गहलोत जी, चेतन जोशी जी, डॉक्टर टीके सिंह जी, चेतन गुरु जी, उपाध्यक्ष बंटी बालिया जी, ध्रुव जी, अरविंद जी, विकास जी, दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई आशुतोष शर्मा जी, रूडी के विधायक आरबी बत्रा जी, गाजीपुर शिवालिक नगर के नगर पालिका के दूसरी बार भाई राजीव शर्मा जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में अभी को मनोबली दायित्व प्राप्त हुआ है, एसएससी ओमकार जलवी और सभी मंचा से हमारे जिलाधिकारी, हमारे प्रधान साहब और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे खेल संघों के सभी प्रतिनिधिगण, सभी आए हुए अतिथिगण और सभी हमारे बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ पर युवा खिलाड़ी, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सभी का, खेल प्रेमियों का इस अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय स्तर की इस कबड्डी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले देश के कोने कोने से पधारे हमारे सभी ऊर्जावान खिलाड़ियों के बीच आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सभी को रोमांचित करने वाले, साथ ही प्रतियोगिता में विजय होकर मेडल प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आशा करता हूँ कि जिन टीमों के खिलाड़ी जीत से कुछ कदम दूर रह गए हैं, वो इसे अपनी खेल क्षमताओं में सुधार लाने के रूप में देखेंगे। भाइयों बहनों, कबड्डी हमारे देश का एक प्राचीन खेल होने के साथ साथ अपने आप में एक विशिष्ट खेल है। इस खेल में सफलता के लिए जहां एक और खिलाड़ी की फुर्ती, ताकत और गति महत्वपूर्ण होती है, और खिलाड़ियों में धैर्य और टीम स्पिरिट भी बहुत आवश्यक होती है। ये देश का दुर्भाग्य रहा कि लंबे समय तक कबड्डी को सम्मान नहीं मिल पाया था जिसके वो हकदार है, परंतु पिछले एक दशक में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कबड्डी ने न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाई है। 2014 से प्रारंभ हुई प्रो कबड्डी लीग जैसी प्रतियोगिता के आयोजन से न केवल खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच मिला है, अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर मिला है, बल्कि कबड्डी को टेलीविजन पर भी काफी लोकप्रियता मिली है। इसी प्रकार युवा ऑल स्टार चैंपियनशिप भी कबड्डी की प्रतियोगिता को एक नया आयाम प्रदान कर रही है। अनेक खिलाड़ियों को एक उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उनकी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के लिए यहाँ पर अवसर प्रदान कर रही है। मुझे बताया गया है कि इस बार इस चैंपियनशिप का 100 से अधिक देशों में लाइव प्रसारण किया गया। इसके साथ ही इस चैंपियनशिप में उत्तराखंड के लिए अलग से एक 10 दिवसीय लीग आयोजित कर हमारे स्थानीय खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा का
दिखाने का अवसर दिया गया, जिसके लिए मैं उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, आज हमारा राज्य देश में देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी एक अलग अपनी पहचान बना रहा है। अभी संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने 100 से ज़्यादा पदक मेडल जीतकर 7वें स्थान पर 24वें स्थान से 7वें स्थान पर अपनी पहुंच बनाई है, निश्चित रूप से मैं सभी खिलाड़ियों को भी मैं बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में 517 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने के साथ साथ ही लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण लाकर उत्तराखंड में विश्व स्तरीय स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। आज ये विश्व स्तरीय स्टेडियम और खेल सुविधाएं प्रदेश के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का एक बहुत मजबूत आधार बन गए हैं। इसके साथ ही हमारे विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर बड़ी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं के आयोजक अब उत्तराखंड की ओर खींचे चले आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताएं जो पहले अन्य राज्यों में होती थी, वो अब उत्तराखंड में आयोजित की जा रही है, जिसका एक उदाहरण ये युवा स्टार चैंपियनशिप भी हमारे सामने है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी, जिनमें प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य एथलीट उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इन अकादमियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के साथ साथ स्पोर्ट्स साइंस एक्सपर्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, कंडीशनिंग कोच, डाइट स्पेशलिस्ट और साइकियाट्रिस्ट भी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोर्ट कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। मुझे ये बताते हुए गर्व होता है कि इस बार जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेलों में इतिहास रचने का काम किया है, जिसमें 2 पदक कबड्डी के खिलाड़ियों ने भी जीते हैं। आज के इस अवसर पर मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहूँगा कि ये तो केवल हमारी शुरुआत भर है। आने वाले समय में उत्तराखंड के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल लाकर संपूर्ण उत्तराखंड के साथ साथ भारत को भी गौरवान्वित करेंगे। इसी विश्वास के साथ इस आयोजन में सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, आयोजकों और मैं खेल प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं और इस हॉल के अंदर मुझे कई बार आने का अवसर मिला है। इस इंडोर हॉल को भविष्य में, क्योंकि गर्मी आ रही है, अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है लेकिन गर्मी बढ़ रही है, इसलिए इसे एसी हॉल बनाया जाएगा, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। आप सबको एक बार फिर से मैं बधाई देते हुए, अभी चैत्र नवरात्र भी हमारे चल रहे हैं, मैं उसकी भी बहुत बधाई देता हूँ। हमारा वर्ष प्रतिवर्षा 9 वर्ष भी प्रारंभ हुआ है, उसकी भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, अष्टमी और महानवमी की भी बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर देहरादून के सीनीवाला से है, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। बता दें, 3 व्हीलर और बस में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 2 की मौत और कई लोग घायल हुए हैं। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। तो वहीं घायलों को अनंत फनन में ग्राफिक एरा अस्पताल पहुंचाया गया और साथ ही पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। बता दें कि रोड एक्सीडेंट उस वक्त हुआ जब बस डाक पत्थर से देहरादून की ओर जा रही थी। इतना ही नहीं, अस्पताल पहुंचकर एसएसपी ने डॉक्टरों से घायलों के स्वास्थ्य
की जानकारी ली और अधिकारियों को हादसे के कारणों की जांच करने के निर्देश दिए। इस दौरान हमारी संवाददाता आफरीन बानो ने भी एसएसपी से मामले को लेकर बातचीत की। सुनिए। देहरादून के सिगनीवाला में एक बहुत ही बड़ी घटना ने अंजाम लिया है। यहाँ पर एक सड़क पर एक दुर्घटना हो गई है। हम इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव फुटेज दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। आप देख सकते हैं ये रोड है, इसी रोड पर बस आ रही थी और उस बस में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी सवार थे। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि आखिर थोड़ी देर में क्या होने वाला है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर सड़क के किनारे एक 3 व्हीलर वाला खड़ा था और सामने से बस आ रही थी। तेज़ रफ्तार बस इतनी तेज़ थी, उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि सामने खड़ा हुआ 3 व्हीलर को उसने टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद यहाँ पर बस गिर गई। बस के गिरते ही जितने भी पैसेंजर उसमें बैठे हुए थे उसमें से कुछ बच्चे, बुजुर्ग और बड़े यहाँ पर गिर गए। गिरने के बाद उनको गंभीर चोटें आई हैं। उनको फिलहाल अभी आनंद फानन में ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में ले जाया गया है। अब वहाँ की स्थिति क्या है हम आपको थोड़ी ही देर में बराबर अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। वीडियो नहीं हाँ जी। ये दर्दनाक हादसा हुआ है और इसके बारे में जानना चाहेंगे और पुष्टि करना चाहेंगे कितने लोग अभी इस वक्त किस हालात में हैं। हाँ, देखिए सिंगलीवाला के पास एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। इसमें बस पलट गई थी। एक सामने से जो अभी पूछताछ निकली उसमें पता चला सामने से लोडर आ रहा था उसको बचाने के चक्कर में जो एक्सीडेंट हुआ उससे टक्कर हुई। इसके बाद खेतों में बस पलट गई। चूँकि ये प्राइवेट बस थी, ISBT से विकास नगर जा रही थी, लेकिन इसमें लोकल लोगों के अलावा भी एक स्कूल पढ़ता है, इंटर कॉलेज, बक्सा इंटर कॉलेज, जहाँ के बच्चे भी उसमें जब छुट्टी होती है तो कभी कभी बसों में चले जाते हैं। तो कुछ बच्चे भी उसमें सवार हो गए थे। बस पलटने के कारण जो है एक उसमें स्टूडेंट है जिसकी डेथ हुई है और एक लोकल बच्चा भी है जब 22 साल का जो किसी काम से जा रहा था उसकी भी डेथ हुई। 2 लोग की डेथ हुई है। टोटल 15 लोग लाए गए थे, जिसमें 13 लोग नॉर्मल हैं। सभी का इलाज प्राथमिक उपचार भी हो गया। कोई खतरे की बात नहीं बताई। फिर भी डॉक्टर्स इसमें अलर्ट मोड पर हैं। जो भी इलाज की ज़रूरत है वो सारी चीज़ यहाँ पर अटेंड की जा रही है। जानना चाहेंगे आपसे कि इस हादसे के बाद जिस तरीके से तेज़ रफ्तार बसें चलती हैं, लोकल बसें, उनकी रफ्तार को धीमा करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए डेफिनेटली 2 चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं हादसे का जो कारण होता है, कभी कभी ड्रंक एंड ड्राइविंग देखते हैं हम, कभी देखते हैं ओवर स्पीड होती है और कभी कभी नेचुरल वे में होता है कि जैसे इसमें भी देखने को मिल रहा है थोड़ी रफ्तार तेज़ थी, कंट्रोल नहीं कर पाए सामने से व्हीकल को और एक रोड इतनी चौड़ी नहीं थी, उसको संभाल नहीं पाया और काटने के चक्कर में बस गिर गई। जैसा अभी प्राथमिक हमारी जो इन्वेस्टिगेशन या टेक्निकल टीम द्वारा बताया गया है इसमें। बट इसमें दूसरी 2 चीज़ें मैं भी अपील करता हूँ सभी से, जो भी हमारे यात्रीगण जाते हैं, कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं, खासकर बस हो, ई-रिक्शा हो या कोई भी टेम्पो हो, अगर उसका ड्राइवर लगता है आपको कि कहीं नॉर्मल वे में गाड़ी नहीं चला रहा है या तेज़ गति से गाड़ी चला रहा है, तत्काल अगर आप 112 पे वो सूचना देते हैं तो उसको आगे रोककर कम से कम हम उसको समझा भी सकते हैं, चालान भी कर सकते हैं और एल्गोमीटर से चेक भी कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी तरह का नशा किया हो। तो सभी से अपील भी रहती है कि ऐसी कोई चीज़ अगर अनियंत्रित रूप से कोई ड्राइवर चला रहा है, उसका लगता है कि ड्राइविंग ठीक से नहीं कर रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तत्काल इसकी सूचना दे तो मुझे लगता है वो भी एक इफेक्टिव होगा और साथ ही साथ पुलिस और हादसा टल सकता है। साथ ही साथ पुलिस और जो RTO की है इसकी और इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की ज़रूरत है, जिसके लिए मैंने सभी को भी निर्देश दे दिए हैं। मैंने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर परिवार भावुक था क्योंकि दुख की घड़ी थी, लेकिन ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से परिवार वालों को दिलासा दे रहा था। मैंने देखा आपके चेहरे पे भी मुझे एक भावुक होते हुए आप नज़र आए, तो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप परिवार वाले कहीं ना कितना दुख होता है जब एक इस तरह से छात्र हो चाहे युवा हो और आकस्मिक इस तरह से मृत्यु हो तो उनके परिवार पर जो दुख बैठता है। और खासकर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने वाले 90% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, खासकर ऐसे बच्चे हैं जो
लोग गाँव में आते हैं इतनी दूर पढ़ने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाते हैं, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी देना पुलिस और प्रशासन दोनों का काम है कि वो सुरक्षित आएँ और सुरक्षित जाएँ। और कहीं इस तरह के हादसे होते हैं तो नेचुरल सी बात है, दुख होता है, और कोशिश अब यही रहती है कि आगे इस तरह का भविष्य में ना रिपीटिशन हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसी के लिए मौके पर भी जाते हैं, विजिट भी कर रहे हैं और अपने अधिकारियों को निर्देश भी दें। जैसे कि आपने अभी बताया कि जागरूक रहने की ज़रूरत है, लोगों को पता होना चाहिए कि जब किसी स्थिति में आए तो उनको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इसको लेकर? मैं सभी यात्रियों से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं यही अपील करूँगा कि आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं और आपको लगता है कि उस बस का, गाड़ी का ड्राइवर जो है सही ड्राइव नहीं कर रहा है, कहीं हो सकता है किसी नशे या किसी अन्य डिप्रेशन में ना हो, तो तत्काल अगर 112 बजे सूचना देंगे तो पुलिस उसको आगे इंटरसेप्ट करके रोक के उसको चेक कर सकती है। और साथ ही साथ अगर वो ओवर स्पीडिंग कर रहा है ना, जिस तरह की शिकायतें पब्लिक को लगता है जो बाद में बताते हैं, अगर वो पहले बता दें मौके पर रहते हुए, बस में बैठे हुए या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा। पौड़ी पुलिस ने बाबा के वेश में घूमकर हीरे की अंगूठी ठगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सपेरा गैंग का सदस्य है और लोगों को ज्योतिषी के नाम पर सहमति कर ठगी करता था। 6 अप्रैल को पुलिस को अंगूठी ठगने की शिकायत मिली थी। पुलिस ने जांच कर आरोपी को मोनी बाबा तिराहे से गिरफ्तार किया और अंगूठी बरामद की। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। वन विभाग और अग्निशमन विभाग ने पौड़ी और श्रीनगर क्षेत्र के 20 गांव में आड़ा दिवस मनाकर वनाग्नि रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया। डीएफओ पवन नेगी ने बताया कि शीतला खेत मॉडल पर आधिकारिक इस अभियान में ग्रामीणों को वनाग्नि के खतरे और बचाव की जानकारी दी गई। सभी को शपथ दिलाई गई कि वे वन सुरक्षा में सहयोग करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार आज और कल यानी 8 अप्रैल को देहरादून चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है। चिंतन शिविर कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने क्या कहा, सुनिए। हमारा सामाजिक न्याय मंत्रालय सभी वर्गों को न्याय देता है और जिस तरह शेड्यूल कास्ट है, डीएनटी है, ओबीसी है, दिव्यांगजन है, सीनियर सिटीजन है और ट्रांसजेंडर है, अनाथ है, सफाई मजदूर है, ऐसे तमाम लोगों को न्याय देने के लिए हमारा मंत्रालय काम करता है और अनेक विषयों पर चर्चा करने के लिए चिंतन शिविर रखा है। पुष्पर सिंह धामी जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। हमारे वीरेंद्र सिंह जी, BL वर्मा जी जो हमारे मंत्रालय के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री है, सभी अधिकारी इधर आए हैं। 2 दिनों में जो कम से कम 14-15 राज्य के जो सामाजिक न्याय मंत्री वो भी इधर आए हैं और उनके भी सुझाव ली जाएगी। सेक्रेटरी भी इधर आए हैं और हर राज्य को भी कैसा मतलब ज़्यादा बजट दे सकते हैं और भी कैसी स्कीम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान हमारी भूमिका है। दिव्यांगजनों के लिए साहित्य बांटने का हमारा प्रोग्राम है। यानी जो हमारे विषय है उस पर 2 दिनों में चर्चा होगी और इस चिंतन शिविर में सामाजिक न्याय को कैसा संवर्धन करे इसके लिए मंथन होने वाला है और इसीलिए सभी देश के यहाँ मंत्री आए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वित्त विभाग की समीक्षा के बैठक के दौरान राज्य के समावेशी विकास के लिए नए संसाधन जुटाने के प्रयास किए जाएं।
विभागों को दिसंबर माह तक बजट का 80% तक खर्चा कर देना चाहिए। सचिव अपने स्तर पर लक्ष्य के अनुरूप बजट प्राप्तियों और व्यय की नियमित समीक्षा करें। देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने डोईवाला से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने भाई बहन दोनों तस्करों के पास से 21.5 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों तस्कर जल्द पैसा कमाने के चलते नशे की तस्करी करते थे। फिलहाल अब पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देहरादून में एक विशिष्ट साइंसी डार्क रूम का उद्घाटन किया गया। बता दें, यह उद्घाटन राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजनों सशक्तिकरण संस्थान देहरादून ने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली के सहयोग से किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सचिव राजेश अग्रवाल उपस्थित रहे। साथ ही संयुक्त सचिव मनमीत कौर नंदा और संस्थान के निर्देश भी मौजूद रहे। खबर देहरादून से है, जहां दून पुलिस शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुचारू रूप से चेकिंग अभियान चला रही है। बता दें, गठित पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के मेहुवाला, माफी, लोहिया नगर और ब्रह्मपुरी में संदिग्ध व्यक्तियों को चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान सत्यापन नहीं करवाने वाले 87 व्यक्ति को 83 पुलिस अधिनियम के चालान के तहत 8,70,000 रुपए का न्यायालय के चालान किए गए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।